Hello everyone, I am Neha. Today we will talk about the topic shares and stock. So let's start with the shares. Shares क्या होते हैं? What is the meaning of shares? अगर हम बात करें शेयर्स की तो लिटरल मीनिंग शेयर्स का ये है कि पार्ट या पोर्शन, ठीक है। मतलब शेयर का मतलब क्या होता है? कोई पार्ट यानी मतलब कोई हिस्सा या कोई पोर्शन, ठीक है। हिस्सा किसका? शेयर कैपिटल का। तो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट जो शेयर कैपिटल होती है कंपनी की वो डिफरेंट क्लासेस या पार्ट्स में डिवाइड होती है और हर पार्ट को हम क्या बोलते हैं? शेयर बोलते हैं। इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अगर जो मान लो कैपिटल है कंपनी की वो 50 लाख है, ठीक है, जिसको हम डिवाइड कर देते हैं पार्ट्स में 50,000 पार्ट ऑफ रुपीज 100 ईच, तो हर पार्ट क्या कहलाएगा? शेयर्स कहलाएगा। इज इट क्लियर? तो ज्वाइंट कैपिटल जो भी होती है कंपनी की उसका हर एक पार्ट क्या कहलाता है? शेयर कहलाता है। अब जो शेयर्स है कंपनी के, अगर एक पर्सन ने शेयर्स बाय किए हैं कंपनी के, एक्वायर किए हैं, तो वो इंडिविजुअल क्या बन जाएगा? कंपनी का शेयर होल्डर। और साथ ही साथ उसकी कुछ राइट्स और लाइबिलिटीज भी फिक्स हो जाएंगी जैसे ही वो कंपनी के शेयर्स को परचेज करता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेयर्स। अब मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है शेयर्स के? फर्स्ट वन इज मूवेबल प्रॉपर्टी। अब जो शेयर्स होते हैं कंपनी के, जो मेंबर्स हैं बेसिकली उन्होंने बाय किए हुए हैं शेयर्स, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं जिनको आप ट्रांसफर भी कर सकते हो किसी और दूसरे पर्सन को। बट आप ट्रांसफर तब कर सकते हो अगर ये चीज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, जो कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसमें ये चीज मेंशन होगी, ये क्लॉज मेंशन होगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन इज नंबर। हर शेयर्स को एक नंबर दिया गया है। जो डिफरेंट जो शेयर कैपिटल है बेसिकली वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड है और हर पार्ट को क्या बोलते हैं? हम शेयर बोलते हैं। तो हर पार्ट को बेसिकली नंबर दिया जाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम डिस्टिंग्विश अगर हमें करना पड़े तो हम इजीली डिस्टिंग्विश कर पाएंगे डिफरेंट शेयर्स को अगर हम उनको नंबर देंगे बेसिकली। इज इट क्लियर? मतलब हर शेयर को 1 2 3 इस तरीके से कंसेक्यूटिवली नंबर दिए जाते हैं, तो उससे क्या हो जाता है? डिफ्रेंशिएट करना आसान हो जाता है, डिस्टिंग्विश करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट वन आता है शेयर सर्टिफिकेट। अब एक सर्टिफिकेट बेसिकली दिया जाता है हर शेयर होल्डर्स को। वो ये सर्टिफाई करता है कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं उस पर्टिकुलर मेंबर ने लिए हुए हैं, ठीक है। और उस पर एक कॉमन सील भी होती है कंपनी की और उस सर्टिफिकेट को हम क्या बोलते हैं? शेयर सर्टिफिकेट। कि भाई कितने नंबर ऑफ शेयर्स उस कंपनी के तेरे पास हैं। तो हम वो चीज कैसे चेक करेंगे? अगर उसके पास शेयर सर्टिफिकेट होगा तो वो इजीली दिखा पाएगा हमें कि ये सर्टिफिकेट देखो, ये कंपनी ने मुझे दिया है और इस कंपनी के मेरे पास इतने शेयर है। कॉमन सील भी लगी हुई है कंपनी की। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ शेयर्स। कंपनी जो है एक रजिस्टर मेंटेन करती है अपने मेंबर्स के रिगार्डिंग, जिसमें वो सारी जो रिकॉर्ड है कि ये मेंबर है, ये इसका नेम है, ये एड्रेस है और इतने नंबर ऑफ शेयर्स जो है इसके पास हैं और इतनी अमाउंट हमने हर ईच शेयर पे उसको बेसिकली सॉरी उसने बेसिकली कंपनी को पे की है। ये चीज भी जो है मतलब अगर हम कंक्लूड करें कि रजिस्ट्रेशन ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है कि कंपनी जो है एक रजिस्टर मेंटेन करती है और जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं जिन्होंने भी कंपनी के शेयर्स को बाय किया होता है उनकी सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द शेयर्स, कितने उन्होंने एक्वायर किए हैं, कितनी मनी उन्होंने पे की है, उनका नेम एड्रेस सारा रिकॉर्ड हम रखते हैं इन दैट रजिस्टर्स। ओके। नेक्स्ट वन इज राइट एंड इंटरेस्ट। अब जो शेयर होल्डर है, अब वो कंपनी के शेयर्स उसने एक तरीके से बाय कर लिए, वो कंपनी का मेंबर बन गया, लेकिन साथ ही साथ उसकी कुछ राइट्स भी फिक्स हो जाते हैं। राइट, इंटरेस्ट या हम कह सकते हैं कुछ लिमिटेशंस भी उसके ऊपर लगती हैं, कुछ लाइबिलिटीज भी उसकी फिक्स हो जाती हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है पैसिव प्रॉपर्टी। पैसिव प्रॉपर्टी का यहाँ मतलब ये है कि एक शेयर को हम पैसिव प्रॉपर्टी क्यों कहते हैं सॉरी। तो जब भी कंपनी के शेयर्स को बाय करता है कोई भी पर्सन, तो ये एज्यूम कर लिया जाता है कि उसका एक्टिव रोल नहीं होगा इन द कंपनी डे टू डे ऑपरेशन। अब कंपनी की डे टू डे ऑपरेशन में, अब अगर मान लो शेयर होल्डर फॉरेन कंपनी का है, तो क्या वो डे टू डे ऑपरेशन में भी एक तरीके से नजर रख सकता है? नहीं पॉसिबल है ना ये चीज। तो ये कहा जाता है कि शेयर एक तरीके से पैसिव प्रॉपर्टी है। वो मतलब कंपनी उसको पे तब करेगी जब डिविडेंड कब पे करेगी? जब उसको कंपनी को फायदा होगा और फायदे में ही एक तरीके से शेयर होल्डर को इंटरेस्ट होता है। इज इट क्लियर? तो एक तरीके से शेयर जो है वो पैसिव प्रॉपर्टी, एक्टिव प्रॉपर्टी नहीं है। एक्टिव प्रॉपर्टी होती तो इसका मतलब ये होता कि जो शेयर होल्डर बनने वाले हैं कंपनी के, वो जो डे टू डे ऑपरेशन है कंपनी की उसमें भी इन्वॉल्व होंगे। इज इट क्लियर? तो ये थे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द शेयर्स।
नेक्स्ट आता है व्हाट आर द काइंड्स ऑफ शेयर, या हम कह सकते हैं शेयर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट यहाँ पर 3 टाइप्स के शेयर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज इक्विटी शेयर, सेकंड इज प्रेफरेंस शेयर एंड थर्ड वन इज डिफर्ड शेयर्स। सो इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में वैसे भी आपने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में पढ़ा है, तो मैं यहाँ पर दोनों के बारे में ब्रीफ में ही आपको एक तरीके से बताऊंगी कि इक्विटी शेयर क्या होते हैं और प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं। क्योंकि अपने अकाउंट्स में जब भी आपने कॉर्पोरेट अकाउंट किया है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी की है, तो उसमें आपने शेयर्स वाला पार्ट जरूर किया है। तो शेयर्स में ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी कि इक्विटी शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। तो फिर भी मैं आपको एक तरीके से शॉर्ट में बता देती हूँ कि ये दोनों होते क्या हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट सबसे पहले आता है इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स को हम ऑर्डिनरी शेयर्स भी बोलते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि वो शेयर्स होते हैं जिनके ऊपर बेसिकली डिविडेंड पे, जिनको बेसिकली डिविडेंड पे किया जाता है, या जिनके ऊपर डिविडेंड पे होती है। लेकिन डिविडेंड कब पे होगी? जब प्रेफरेंस शेयर्स को एक तरीके से डिविडेंड दी जाएगी, तो बाकी का जो बचेगा वो किसके लिए है? इक्विटी शेयर्स के लिए है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर इक्विटी शेयर्स पर कोई भी फिक्स डिविडेंड नहीं होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि डिविडेंड जो है वो पे भी की जाती है, तो आफ्टर द पेमेंट इज मेड टू द प्रेफरेंस शेयर्स, तब की जाएगी पेमेंट किसको? इक्विटी शेयर्स को। ठीक है? और ये रिडीमेबल नहीं होते हैं, दे आर नॉट रिडीमेबल, मतलब कि इनको हम रिडीम नहीं कर सकते इक्विटी शेयर्स को। साथ ही साथ जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो कंपनी के रियल ओनर हैं, जो वर्किंग जो है कंपनी की कंट्रोल कर सकती है। इज इट क्लियर? तो अगर सिचुएशन आ जाती है लिक्विडेशन की कंपनी में, तो लिक्विडेशन के टाइम पर भी कैपिटल ऑन इक्विटी इज पेड आफ्टर द प्रेफरेंस शेयर हैज बीन पेड बैक इन फुल। मतलब कि अगर लिक्विडेशन की सिचुएशन कंपनी में आती है, तो उस केस में भी सबसे पहले किसको पेमेंट दी जाएगी? प्रेफरेंस शेयर्स को पेमेंट दी जाएगी। प्रेफरेंस शेयर उनको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उनको प्रेफरेंस दी जाती है, यहाँ पर उनको इंपॉर्टेंस दी जाती है। सबसे पहले उनको डिविडेंड पे की जाएगी, सबसे पहले उनका पैसा वापस किया जाएगा, उसके बाद जो बचता है उसके बाद वो किसके पास जाता है? इक्विटी शेयर्स के पास जाता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है सेकेंड, प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? प्रेफरेंस शेयर वो शेयर्स होते हैं दैट कैरी प्रेफरेंशियल राइट्स फॉर देयर होल्डर्स। मतलब बेसिकली अगर किसी ने प्रेफरेंस शेयर बाय किए हैं कंपनी के, तो उसको प्रेफरेंशियल राइट्स मिलेंगे, कुछ राइट्स होंगे उसके। वो क्या है कि सबसे पहले उनको डिविडेंड पे किया जाएगा, उनका डिविडेंड जो है वो क्या होता है? फिक्स्ड होता है। एंड एज टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप भी उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। मतलब जब भी कंपनी का लिक्विडेशन हो या वाइंडिंग अप हो, तो उस केस में सबसे पहले इंपॉर्टेंस किसको दी जाएगी? प्रेफरेंस शेयर्स को दी जाएगी। तो बाकी जो बचेगा फिर वो बाकियों में बटेगा, लेकिन सबसे पहले किसका पैसा वापस किया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर्स का। इज इट क्लियर? तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाती है डिविडेंड को पे करने की, सबसे पहले किसको? प्रेफरेंस शेयर को। और यहाँ पर जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो बेसिकली फिक्स होता है फॉर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। और लिक्विडेशन में भी सबसे पहले प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दी जाएगी। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, एंड दे आर नॉट द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। इज इट क्लियर? तो अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 1988 के अकॉर्डिंग, जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनको रिडीम किया जा सकता है, और मैक्सिमम पीरियड कि कब रिडीम कर सकते हैं, कितने टाइम तक रिडीम हो सकते हैं, वो है 10 साल। इज इट क्लियर? थर्ड टाइप ऑफ शेयर्स आता है डेफर्ड शेयर्स। डेफर्ड शेयर क्या होता है? डेफर्ड शेयर को हम कई बार फाउंडर शेयर या प्रमोटर शेयर भी बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेसिकली ये शेयर्स अलॉट किए जाते हैं टू द प्रमोटर ऑफ द कंपनी इन कंसिडरेशन ऑफ देयर सर्विसेज। जो भी कंपनी एक तरीके से एग्जिस्टेंस में आई है उन प्रमोटर्स की वजह से ही आई है, तो उनको पे करने के लिए, उनकी सर्विसेज जो भी हमने अवेल की है, उस कंपनी ने अवेल की है, उनको पे करने के लिए हम उनको डेफर्ड शेयर्स इशू कर देते हैं। इज इट क्लियर? और डेफर्ड शेयर एक तरीके से अंडरराइटर्स को भी इशू कर सकते हैं, जो भी उन्होंने बेसिकली काम किया है, जो भी उनकी कमीशन बनती थी उसके अकॉर्डिंग। इज इट क्लियर? एंड जो डिविडेंड होती है डेफर्ड शेयर पे, वो पे की जाती है आफ्टर अदर काइंड्स ऑफ शेयर्स को जो भी डिविडेंड देने के बाद जो भी कुछ बचता है उसके बाद दिया जाता है किसको? डेफर्ड शेयर्स को। इज इट क्लियर? और डिविडेंड जो है वो रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो फिक्स नहीं होता है, वो डिपेंड करता है ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स। अगर प्रॉफिट होंगे और सबको देने के बाद बचेंगे, तब प्रमोटर्स को दिए जाएंगे या इन शेयर होल्डर्स को दिए जाएंगे जो भी डेफर्ड शेयर्स बाय करते हैं। और एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन भी कैपिटल जो है वो रिटर्न होनी है, वो सबसे पहले
इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स की रिटर्न होगी, या और भी कोई अगर बचता है उसकी रिटर्न होगी, तो बाकी का जो भी अमाउंट बचेगा, मतलब डेफर्ड शेयर होल्डर्स जो भी होंगे उनको सबसे लास्ट में पे किया जाएगा, सारे काइंड्स ऑफ शेयर्स को देने के बाद अगर कुछ बचता है, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑल्सो एंड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी ऑल्सो। इज इट क्लियर? डेफर्ड शेयर्स जो हैं एक तरीके से डिसप्रपोर्शनेट वोटिंग राइट्स मिलते हैं इनको, सो दैट द मैनेजमेंट कैन बी कंट्रोल बाय द स्मॉल इन्वेस्टमेंट, मतलब स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ ही मैनेजमेंट भी कंट्रोल कर सकते हैं, ये एक रीज़न है, इसीलिए इनको मैनेजमेंट शेयर्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टॉक। अब हमने शेयर्स के बारे में पढ़ा था प्रीवियस टॉपिक्स में, नाउ कम्स कि अब स्टॉक क्या होता है। स्टॉक का मतलब होता है टोटल अमाउंट ऑफ फुली पेड अप शेयर। जो आपके शेयर्स होते हैं वो पार्टली पेड अप भी हो सकते हैं, फुली पेड अप भी हो सकते हैं, लेकिन आपका जो स्टॉक होता है वो फुली पेड अप होता है। तो जो टोटल अमाउंट है फुली पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स की, जिसको हम डिफरेंट स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, उन स्मॉल यूनिट्स को क्या बोला जाता है? शेयर्स बोला जाता है। और क्यों डिवाइड करते हैं? ताकि जो शेयर वैल्यू है वो आप बेसिकली ट्रांसफर हो सके टू द अदर पर्सन। मान लो एक कंपनी के पास टोटल स्टॉक कितना है? 1 लाख का है, जिसको हम 10,000 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। तो वो 10,000 पार्ट्स में डिवाइड किया, वो क्या है? शेयर्स है। ताकि हम जो है एक स्टॉक में से, एक भंडार में से बेसिकली हम कुछ पार्ट्स को डिवाइड कर देते हैं, ताकि उनको हम ट्रांसफर कर सके टू द अदर पर्सनस। और क्या कह सकते हैं कि एक कंपनी जो है वो स्टॉक में से ही बेसिकली डिफरेंट शेयर कैपिटल का जो स्टॉक होता है उसमें से ही डिफरेंट पार्ट्स या स्मॉल यूनिट्स बनाती है, ताकि लोगों को शेयर इशू किए जा सके। इज इट क्लियर? अब आपको स्टॉक का मीनिंग क्लियर हो गया है। अब आता है नेक्स्ट, वट आर द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टॉक। स्टॉक के मेन करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सबसे पहले तो कंपनी जो है इनको डायरेक्टली स्टॉक के लिए पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती, वो सिर्फ शेयर्स के लिए ही इनवाइट कर सकती है, या एक तरीके से कह सकती है कि टू पब्लिक को कि आप शेयर्स को बाय कर लो। बस स्टॉक के केस में वो कभी जो है पब्लिक को इशू नहीं करेगी स्टॉक। इज इट क्लियर? मतलब कि पब्लिक स्टॉक को बाय नहीं कर सकते, उनको शेयर्स को बाय करना पड़ेगा। लेकिन अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये प्रोविजन है कि शेयर्स को बाद में जो है एक इन्वेस्टर जो है वो कन्वर्ट करा सकता है किसमें? स्टॉक में। तो जो है वो पहले शेयर्स बाय करेगा और उसके बाद जो है वो स्टॉक में कन्वर्ट करा सकता है बाय फॉलोइंग द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टॉक इज, सिर्फ फुली पेड अप शेयर्स जो है कंपनी के, उनको ही स्टॉक में कन्वर्ट कराया जा सकता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है जो एंटायर स्टॉक है कंपनी का, वो जरूरी नहीं है वो सेम वैल्यू का हो, वो हायर भी हो सकता है, लोअर वैल्यू का भी हो सकता है। इज इट क्लियर? जो कंपनी के आर्टिकल है उसमें एक प्रोविजन होना चाहिए, अगर आपको शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कराना है तो उसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बेसिकली प्रोसीजर क्या प्रोविजन मेंशन किया जाना चाहिए। कंपनी जब भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाए तो शेयर्स के रिगार्डिंग वो ऐसा प्रोविजन डाले। अगर नहीं डाला है तो उसके लिए आपको रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में, और उसके रिगार्डिंग भी आप ऑल्टरेशन कर सकते हो किसमें? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। नेक्स्ट आता है जैसे शेयर्स जो हैं वो कंपनी की जो कैपिटल है उसके ही पार्ट होते हैं, तो स्टॉक भी शेयर्स की तरह ही कंपनी की कैपिटल के ही पार्ट होते हैं। इज इट क्लियर? जो स्टॉक होल्डर है कंपनी का उसको डिविडेंड पे की जाती है। यहाँ पर 2 टाइप के स्टॉक होल्डर्स होते हैं, एक तो कॉमन स्टॉक होल्डर्स और दूसरे होते हैं प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स। अब कॉमन स्टॉक होल्डर्स क्या होते हैं? यहाँ पर इन स्टॉक होल्डर्स को, कॉमन स्टॉक होल्डर्स को यूजुअली जो है एक राइट दिया जाता है, राइट टू वोट एट द शेयर होल्डर्स मीटिंग, और ये डिविडेंड रिसीव करते हैं। ठीक है? मतलब इनके पास राइट है कि वो डिविडेंड भी रिसीव करेंगे, और इनको ये एक तरीके से कंपनी की जो मीटिंग्स होती है, शेयर होल्डर्स की जो मीटिंग्स होती है उसमें ये वोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रेफरेंस स्टॉक होल्डर्स। प्रेफरेंस स्टॉक होल्डर्स को बेसिकली वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, जनरल मीटिंग में वो वोट नहीं कर सकते हैं, बट उनके पास एक तरीके से राइट होता है टू हैव हायर क्लेम ऑन द एसेट एज वेल एज ऑन द अर्निंग देन द कॉमन स्टॉक होल्डर। बेसिकली यहाँ हम कह सकते हैं कि उनको प्रेफरेंस दी जाती है। प्रेफरेंस दी जाएगी कब? एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। मतलब सबसे पहले एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन और या वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इंपॉर्टेंस प्रेफरेंस स्टॉक होल्डर्स को दी जाती है एज कंपेरिजन टू कॉमन स्टॉक होल्डर्स। इज इट क्लियर? लास्ट पॉइंट आता है अंडर द करेक्टरिस्टिक ऑफ स्टॉक इज द स्टॉक हैज नो डेफिनेट नंबर।
1। अब जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स किए थे शेयर्स के, तो शेयर्स में ये पॉइंट था कि जो शेयर्स हैं वो कंसेक्यूटिवली नंबर दिए जाते हैं उनको, ठीक है, उनके पास एक ऐसा नंबर होता है जिससे हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बट स्टॉक का कोई डेफिनेट नंबर नहीं है, ठीक है, स्टॉक स्टॉक है। इज इट क्लियर? हम उनको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जिनको हम शेयर्स बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक। अगर शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कराना है तो उसके लिए कुछ सर्टेन प्रोविजंस फॉलो करनी पड़ती हैं। जब भी कंपनी अगर एक बार रिसीव कर ले फुली पेड अप वैल्यू ऑफ इट्स शेयर्स, तो वो क्या कर सकती है, इस अमाउंट को जो उसने रिसीव की है वो कन्वर्ट करा सकती है किसमें, स्टॉक में। कुछ स्टेट्यूटरी प्रोविजंस होंगे फॉर कन्वर्टिंग द शेयर्स इनटू स्टॉक। वो क्या है? सबसे पहले तो कंपनी को ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा टू कन्वर्ट एनी पेड अप शेयर्स इनटू स्टॉक। और दूसरा, अगर कोई रिकन्वर्ट कराना है किसी स्टॉक को पेड अप शेयर्स में किसी भी डिनोमिनेशन के अकॉर्डिंगली, तो वो करा सकते हैं, बट उसके लिए क्या करना होगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना होगा इन द बोर्ड मीटिंग। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि जो होल्डर्स है स्टॉक के, वो अब स्टॉक को बेसिकली ट्रांसफर कर सकते हैं, फुली भी ट्रांसफर कर सकते हैं और किसी पार्ट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, बट इन द मैनर जो भी रेगुलेशंस उनके ऊपर लगे हैं उस प्रोविजंस को फॉलो करते हुए ही वो बेसिकली यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं। बट जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो टाइम टू टाइम जो मिनिमम अमाउंट ट्रांसफर हो सकती है वो फिक्स करते रहते हैं। मतलब जो स्टॉक ट्रांसफरेबल होगी, जो भी स्टॉक ट्रांसफरेबल होगा उसका मिनिमम अमाउंट ऑलरेडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो फिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टॉक जो है that shall not exceed the nominal amount of shares from which the stock arose। बेसिकली वो जो मिनिमम अमाउंट डायरेक्टर्स जो है वो फिक्स करते हैं वो जो है एक्सीड नहीं होना चाहिए टू द नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर्स, मतलब उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पार्ट में कहा है फॉर कन्वर्टिंग द शेयर्स इनटू स्टॉक, जो होल्डर्स हैं स्टॉक के उनके सेम राइट, प्रिविलेजेस और एडवांटेजेस होते हैं विद रिगार्ड टू डिविडेंड, वोटिंग राइट्स एट द कंपनी मीटिंग्स एंड अदर मैटर्स इफ दे हेल्ड द शेयर्स फ्रॉम विच द स्टॉक अरोज। बेसिकली जो आपके होल्डर्स होते हैं स्टॉक के उनके भी सेम राइट्स होते हैं, सेम प्रिविलेजेस होती हैं उनके पास भी रिगार्डिंग डिविडेंड एंड वोटिंग राइट्स, जैसे कि शेयर्स के पास होती है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट जो है कहा है इसमें कुछ रेगुलेशंस होती हैं कंपनी की दैट आर एप्लीकेबल टू फुली पेड अप शेयर्स, तो वो ही अप्लाई होंगी किस पे, स्टॉक होल्डर्स पे भी। इज इट क्लियर? लास्ट प्रोविजन ये कहता है अ कंपनी कैन नॉट ऑफर इट स्टॉक टू द पब्लिक, इट कैन ओनली कन्वर्ट इट पेड अप शेयर्स इनटू स्टॉक। मतलब कंपनी जो है वो बेसिकली पब्लिक को स्टॉक के लिए ऑफर नहीं कर सकती, वो शेयर्स के लिए ऑफर करेगी जिन बाद में शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करा सकते हैं एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज। इज इट क्लियर? मतलब डायरेक्टली स्टॉक को इशू नहीं कर सकती कंपनी, बट शेयर्स इशू करेगी जिसको वो फर्दर कन्वर्ट करा सकते हैं स्टॉक में। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर कन्वर्टिंग शेयर्स इनटू स्टॉक। क्या बेसिकली स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं जब भी कंपनी जो है, जब भी इन्वेस्टर्स जो है शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कराते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आता है पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन द मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 61 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ये कहा गया है कि अ कंपनी विद लिमिटेड लायबिलिटी एंड हैविंग द शेयर कैपिटल, अगर उसके आर्टिकल उसको कहते हैं कि वो जो फुली पेड अप शेयर्स हैं उनको कन्वर्ट करा सकती है स्टॉक में, तो वो करा सकती है, लेकिन उसके लिए उसको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में। इज इट क्लियर? अगर ऐसा कोई प्रोविजन आर्टिकल ऑफ द कंपनी में नहीं लिखा एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, तो कंपनी के पास पावर है कि वो अपने जो भी आर्टिकल्स है उनमें ऑल्टरेशन कर सकती है बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। इज इट क्लियर? सबसे पहले उनको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और साथ ही साथ ये भी चेक करना पड़ेगा कि आर्टिकल में उसके रिगार्डिंग शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करने के रिगार्डिंग कोई प्रोविजन है या नहीं है। अगर है तो वो कन्वर्ट करा सकती है बाय पासिंग द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग, ठीक है। अगर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कंपनी के आर्टिकल्स में, तो उनको कंपनी के पास पावर है कि वो एक तरीके से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चेंज कर सकती है, बट उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है इन द जनरल मीटिंग। सेकेंड पार्ट आता है इसमें प्रोसीजर में, सेकेंड स्टेप क्या आएगा, क्लोजिंग द ट्रांसफर बुक्स एंड इन्फॉर्मिंग द शेयर होल्डर्स।
जब रेजोल्यूशन पास हो जाए टू कन्वर्ट द शेयर इनटू स्टॉक, जो शेयर ट्रांसफर बुक्स हैं उनको बंद कर दिया जाएगा और शेयर होल्डर को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि वो अपने जो शेयर सर्टिफिकेट उनके पास थे वो कंपनी को सबमिट करा दे। ठीक है, कंपनी क्या करेगी, उनको शेयर होल्डर्स को एक रिसिप्ट देगी। उस रिसिप्ट में क्या लिखा होगा कि उन्होंने अपना शेयर सर्टिफिकेट जो है कंपनी को डिपॉजिट करा दिया है, और एक और रिसिप्ट देगी जिसमें ये बोला होगा कि जो स्टॉक सर्टिफिकेट है वो थोड़े दिनों के बाद किस में चेंज हो जाएगा, सॉरी, जो शेयर सर्टिफिकेट है वो थोड़े दिनों के बाद जो किस में चेंज हो जाएगा, स्टॉक सर्टिफिकेट में चेंज हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि जब भी रेजोल्यूशन पास हो जाता है फॉर कन्वर्टिंग द शेयर इनटू स्टॉक, तो जो शेयर ट्रांसफर बुक्स हैं उस इन्वेस्टर्स की वो क्लोज हो जाती हैं और शेयर होल्डर को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि वो अपने जो भी शेयर सर्टिफिकेट उनको मिले हुए हैं उनको वापस कर दे कंपनी को, और इन टर्न कंपनी क्या करती है, उनको रिसिप्ट इशू करती है जिसमें वो लिखती है कि शेयर होल्डर ने जो भी शेयर सर्टिफिकेट उनको इशू किए गए थे वो डिपॉजिट करा दिए कंपनी को, और थोड़े दिनों के बाद जो है उनको स्टॉक सर्टिफिकेट कंपनी इशू कर देगी इन एक्सचेंज ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। नेक्स्ट स्टेप आता है इशूइंग द स्टॉक सर्टिफिकेट एंड ओपनिंग द रजिस्टर। जब भी स्टॉक सर्टिफिकेट, अब शेयर सर्टिफिकेट मिल गया कंपनी को, शेयर ट्रांसफर बुक्स क्लोज कर दी, लेकिन अब क्या करना है कंपनी को, स्टॉक सर्टिफिकेट इशू करना है, किसको, इन्वेस्टर्स को। ठीक है, तो अब यहाँ पर स्टॉक सर्टिफिकेट इशू हो जाएंगे और जो नेसेसरी एंट्रीज हैं वो कंपनी के रजिस्टर्स में जो है वो लिखी जाएंगी। ठीक है, एक न्यू रजिस्टर लिस्टिंग द कंपनी स्टॉक होल्डर्स इज ओपन लाइक द रजिस्टर ऑफ द कंपनी। जैसे कंपनी के मेंबर्स के बारे में एक रजिस्टर लगाया जाता है ना कि किसको कितने शेयर इशू किए गए हैं, एक रजिस्टर बेसिकली मेंटेन किया जाता है। मतलब कि जब हमने शेयर्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स था रजिस्ट्रेशन ऑफ मेंबर्स, मतलब कि किस मेंबर को शेयर इशू किए गए हैं, लॉट किए गए हैं और कितने शेयर उसके पास है, पूरा रजिस्टर रखते हैं। ठीक है, ऐसे ही अब स्टॉक होल्डर्स का रजिस्टर रखा जाएगा कंपनी में। इज इट क्लियर? मतलब कि जो न्यू एंट्रीज हैं वो किस रजिस्टर में, नए रजिस्टर में उतारी जाएंगी और उनको स्टॉक सर्टिफिकेट जो है वो इशू कर देंगी कंपनी। इज इट क्लियर? लास्ट पॉइंट आता है इन्फॉर्मिंग द रजिस्ट्रार ऑफ द कन्वर्जन। मतलब कि क्या करेगी, जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है उनको अब कन्वर्जन के बारे में बताएगी कि कन्वर्ट जो शेयर्स हैं बेसिकली वो स्टॉक में कन्वर्ट हो गए हैं विद इन 30 डेज आफ्टर द कन्वर्जन इज मेड। मतलब कि ये इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज को 30 दिनों के अंदर अंदर, कन्वर्जन से 30 दिनों के अंदर अंदर दी जानी चाहिए। ठीक है, अब आता है मेन चीज कि जो मेन एडवांटेज है शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करने का वो क्या है। अब जो होल्डर्स हैं स्टॉक के वो क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं स्टॉक को पार्ट्स में, और शेयर कैन नॉट बी ब्रेकन इनटू और स्प्लिट इनटू पार्ट्स, लेकिन स्टॉक को हम पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो जब हम स्टॉक को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफरेबल हो जाता है इजीली। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है व्हाट आर द की डिफरेंसेस बिटवीन द शेयर एंड स्टॉक। अब आता है कि दोनों में, शेयर में और स्टॉक में क्या डिफरेंस है। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले आता है पॉइंट, अ शेयर इज दैट स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी विच हाईलाइट्स द ओनरशिप ऑफ द शेयर होल्डर। अगर हम बात करें स्टॉक की, तो बंडल ऑफ शेयर्स ऑफ अ मेंबर इन अ कंपनी आर कलेक्टिवली नोन एज द स्टॉक। अभी मैंने जब मीनिंग बताया स्टॉक का तो यही कहा था, भंडार, मतलब शेयर्स का भंडार क्या कहलाता है, आपका स्टॉक कहलाता है। और एक स्टॉक एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है कि, सॉरी, शेयर क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है एक लार्जेस्ट कैपिटल का। ठीक है, अभी मैंने एग्जांपल दिया था 1 लाख शेयर्स है कंपनी की, सॉरी 1 लाख शेयर कैपिटल है कंपनी की, उसको हम 10,000 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एट द रेट ऑफ 10 ईच, तो 10,000 क्या है, शेयर है। ठीक है, वो स्मॉलेस्ट पार्ट है किसका, पूरे किसका, शेयर कैपिटल का। ऐसे ही स्टॉक भी पार्ट है शेयर कैपिटल का, लेकिन जो बंडल है शेयर्स के उसको क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। इज इट क्लियर? सेकंड वन आता है शेयर इज ऑलवेज ओरिजिनली इशूड व्हाइल ओरिजिनल इशू ऑफ स्टॉक इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पर जो शेयर है वो इशू किए जाते हैं एट द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी इन ऑर्डर टू एक्वायर द कैपिटल फॉर द कंपनी फॉर इट्स बिजनेस। मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, वो फंड रेज करने के लिए शेयर्स को इशू करते हैं, बट स्टॉक को इशू नहीं करती कंपनी एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन। ये ओनली व्हेन द शेयर्स आर फुली पेड अप उनको हम कन्वर्ट करा सकते हैं स्टॉक में। इज इट क्लियर? वो एज सच इशू नहीं होते हैं जैसे शेयर इशू होते हैं। मतलब स्टॉक को हम इशू नहीं कर सकते टू द पब्लिक
पब्लिक को इन्वाइट नहीं कर सकते टू बाय द स्टॉक, बट हम शेयर्स के लिए इन्विटेशन दे सकते हैं पब्लिक को टू बाय द शेयर्स ऑफ द कंपनी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है शेयर हैज अ डेफिनेट नंबर, मतलब कि यहाँ पर अगर डिस्टिंग्विश करना है हमें कि इस मेंबर के पास इतने शेयर्स होंगे, मतलब अगर हम पार्ट्स की बात करें तो पार्ट्स में कौन कन्वर्ट हो सकता है? सिर्फ शेयर्स कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो शेयर्स को बेसिकली हम डिफरेंशिएट करने के लिए डेफिनेट नंबर दिया जाता है शेयर्स को, लेकिन स्टॉक के केस में ऐसा नहीं होता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है शेयर्स कैन बी पार्टली और फुली पेड अप, लेकिन स्टॉक जो है वो हमेशा क्या होंगे? फुली पेड अप। Is it clear? Next आता है share can never be transferred in fraction as opposed to stock can be transferred in fraction. अब shares हैं, आप उसको denomination में transfer नहीं कर सकते, लेकिन stock को कर सकते हैं। Is it clear? Shares have the nominal value but stock does not have any nominal value. मतलब यहाँ पर शेयर्स की कुछ नॉमिनल डेफिनेट नॉमिनल वैल्यू होती है, लेकिन स्टॉक की कोई भी नॉमिनल वैल्यू नहीं होती। इट्स वैल्यू कैन बी स्प्लिट एज पर द रिक्वायरमेंट, मतलब हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं एज पर, या पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। इज इट क्लियर? तो ये थे डिफरेंसेस बिटवीन द शेयर्स एंड स्टॉक। नेक्स्ट आता है वोटिंग राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स। अब जो शेयर होल्डर्स हैं, अब कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग एक पब्लिक कंपनी जो है वो दो टाइप के शेयर इशू कर सकती है, एक तो प्रेफरेंस शेयर और दूसरा है इक्विटी शेयर। तो अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट जो वोटिंग राइट है शेयर होल्डर्स के, दोनों ही कैटेगरी के, वो दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, वोटिंग राइट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड वोटिंग राइट्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो सबसे पहले आता है वोटिंग राइट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अब एक जनरल रूल है कि जो होल्डर्स हैं प्रेफरेंस शेयर्स के, उनको कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते, बट कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कंपनी में जहां पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास राइट आ जाता है फॉर वोटिंग। और वो सिचुएशंस क्या हैं? सबसे पहले अगर इशू रिलेटेड होगा उनके इंटरेस्ट से, ठीक है। मान लो अगर ऐसा कोई इशू आ रहा है कंपनी में कि कंपनी जो है अपनी जो शेयर कैपिटल है उसको ऑल्टर कर रही है, रिड्यूस कर रही है, या कोई ऐसा प्रपोजल कंपनी में पास हुआ है रिगार्डिंग द वाउंड अप या वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पर जो होल्डर्स है प्रेफरेंस शेयर्स के, उनके पास राइट आ जाता है कि वो कि वो वोट कर सकते हैं इन द कंपनी मीटिंग इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो यहाँ पर अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उनके पास राइट टू वोट आ जाता है। नेक्स्ट वोटिंग राइट आता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का रिगार्डिंग द नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। जो होल्डर्स होते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के या नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के, अगर उनको डिविडेंड किसी भी साल की पे नहीं की गई है। अब क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स कौन होते हैं? जिनके पास ये राइट होता है, ये प्रोविजन होता है कि वो कंपनी से अगर मान लो 2 साल तक उनको पेमेंट नहीं की गई, तीसरे साल उसको पे किया जा रहा है, तो वो पिछले 2 साल की भी डिविडेंड कंपनी से मांग सकता है। दे हैव द राइट, बट नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के पास ये कोई राइट नहीं होता है। इज इट क्लियर? तो जो भी क्यूमुलेटिव या नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, अगर उनको डिविडेंड नहीं पे की गई, then they can vote in the general meeting regarding the non payment of dividend. Is it clear? Next आता है voting rights of equity shareholders. हर इक्विटी शेयर होल्डर के पास राइट होता है कि एक तरीके से वो वोट कर सकता है। कोई भी रेजोल्यूशन अगर उनके सामने प्लेस हुआ है एट द कंपनी जनरल मीटिंग, तो उनके पास राइट है कि वो वोट कर सकते हैं। ऑल्सो द वोटिंग राइट्स ऑफ एवरी इक्विटी शेयर होल्डर इज प्रोपोर्शनेट टू हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी। और ये डिपेंड करता है ऑन द पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी। उसकी जो भी प्रोपोर्शनेट कंट्रीब्यूशन है टू द पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी, उसके ऊपर भी उसके वोटिंग राइट्स डिपेंड करते हैं कहीं ना कहीं। इज इट क्लियर? तो यहाँ कहने का ये मतलब है इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास हमेशा एक राइट होता है टू वोट एट द कंपनी जनरल मीटिंग ऑन एनी रेजोल्यूशन, ऑन एवरी और ऑन एनी रेजोल्यूशन जो भी कंपनी की जनरल मीटिंग में पास हुआ है। इज इट क्लियर? एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट। जो डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, उनके डिफरेंट राइट्स होते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिविडेंड एज वेल एज टू वोटिंग, ठीक है। अब ये राइट क्या कहलाते हैं? क्लास राइट। अब इन राइट्स को हम क्या बोलते हैं? क्लास राइट्स, ठीक है। और ये जो बेसिकली कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में स्टेटेड होने चाहिए इन क्लास राइट्स के बारे में। इन दोनों में जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जैसे आर्टिकल और जो मेमोरेंडम, इनमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है, रिगार्डिंग द क्लास राइट्स। अगर कोई ऑल्टरेशन करनी है इन द राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स तो वो हो सकती है, लेकिन उसके लिए जो सेक्शन 48 है ऑफ द एक्ट, उसके प्रोविजन फॉलो करने पड़ते हैं।
तो कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं रिगार्डिंग द वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट, मतलब अगर कोई वेरिएशंस करनी है, चेंजेस करने हैं शेयर होल्डर्स के राइट्स में तो वो हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ प्रोविजंस फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले आता है कि जो मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उनमें बेसिकली अमेंडमेंट्स की जाएं या उनमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए रिगार्डिंग द राइट्स ऑफ वन और मोर क्लासेस ऑफ शेयर्स। अगर मेमोरेंडम या आर्टिकल ऑथोराइज करते हैं, ठीक है, बेसिकली उसमें अगर लिखा है कि कोई स्पेशल रेजोल्यूशन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, आप इजीली जो है एक तरीके से मेमोरेंडम या आर्टिकल ने परमिशन दे दिया, आप डायरेक्टली वेरिएशन कर सकते हो इन द राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स, चेंजेस कर सकते हो इन द राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स। बट वैसे ही अगर कहा जाए तो इसके लिए एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे उसके बाद ही चेंजेस हो सकते हैं इन द राइट्स ऑफ शेयर होल्डर। बट अगर मेमोरेंडम या आर्टिकल में लिखा है एज सच किसी रेजोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है और इंफॉर्मेशन कंटेंट है दोनों ही डॉक्यूमेंट में, तब जो है वेरिएशन हो सकती है इन द राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट क्या प्रोविजन क्या कहलाता है कि अगर इफ द टर्म्स ऑफ द इशू ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर प्रोहिबिट्स वेरिएशन, मतलब अगर पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर्स हैं वो बेसिकली उनके पास राइट है बेसिकली कि वो प्रोहिबिट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं वेरिएशन को, तो वो कैंसिल हो भी सकते हैं, मतलब वहाँ पर कोई वेरिएशन पॉसिबल है ही नहीं अगर उनके पास राइट है। दूसरी चीज़, अगर शेयर होल्डर्स के पास बेसिकली अगर हमने चेंज कराना है तो कहीं ना कहीं हमें उस क्लास ऑफ शेयर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी इन राइटिंग, ठीक है, दैट शुड नॉट बी लेस देन 3/4 ऑफ द शेयर होल्डर, मतलब 3/4 ऑफ द शेयर होल्डर्स जो है वो फेवर में बोलें कि हाँ चेंज कर दो राइट्स में शेयर होल्डर्स के। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट, राइट्स ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। अब डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स बेसिकली वो होते हैं, डिसेंटियन शेयर होल्डर्स वो होते हैं दैट डू नॉट वोट इन फेवर, मतलब इस वेरिएशन के अगेंस्ट ही होते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर राइट होता है डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को या डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को, वो ये है कि जो होल्डर्स होते हैं जो 10% होल्डर्स हैं इन इशूड शेयर्स के ऑफ दैट क्लास, वो क्या कर सकते हैं, ट्रिब्यूनल को एक तरीके से अपील कर सकते हैं 10% से कम नहीं होने चाहिए होल्डर्स, 10% होने चाहिए। इज इट क्लियर? तो ये आप ट्रिब्यूनल को अपील कर सकते हैं फॉर द कैंसलेशन, मतलब इस वेरिएशन के लिए कैंसलेशन के लिए अपील कर सकते हैं टू द ट्रिब्यूनल, और ये उनको विद इन 21 डेज, जब भी रेजोल्यूशन पास होगा तो 21 दिन का 21 दिन के भीतर बेसिकली उनको टाइम दिया जाता है, 21 दिन के अंदर अंदर उनको ट्रिब्यूनल को अपील करनी पड़ती है फॉर द वेरिएशन कैंसलेशन, ठीक है। अगर ट्रिब्यूनल इन एप्लीकेंट्स की बात सुनने के बाद अगर उनको लगता है कि हाँ इनके साथ गलत हो रहा है तो वो क्या कर सकती है, इस वेरिएशन को रोक सकती है। लेकिन अगर उनको लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तो वो वेरिएशन के लिए कंपनी को अलाउ भी कर सकती है, ठीक है। तो डिसीजन जो होगा ट्रिब्यूनल का ऑन सच एप्लीकेशन वो फाइनल कहा जाता है, और कंपनी जो है विद इन 30 डेज आफ्टर द सर्विस ऑफ आफ्टर द नोटिस ऑफ द ट्रिब्यूनल वो क्या करेगी, एक कॉपी फॉरवर्ड करेगी टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज, ठीक है, फॉर इन्फॉर्मिंग अबाउट द वेरिएशन ऑफ द शेयर होल्डर्स राइट्स की हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो डिपेंड करता है ऑन द डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल। इज इट क्लियर? तो अगर कोई डिफॉल्ट होता है इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन तो कंपनी को पनिशमेंट भी हो सकती है विद द फाइन, एज वेल एज जो भी ऑफिसर्स होते हैं उनको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। तो फाइन लग सकता है 25,000 से लेकर 5 लाख के बीच बीच में, ठीक है, 25,000 से कम तो होगा ही नहीं। दूसरी चीज, जो ऑफिसर्स डिफॉल्ट में इंक्लूडेड हैं कंपनी के, उनको 6 महीने की सजा और साथ ही साथ फाइन भी लग सकता है, मतलब दोनों ही सिचुएशन हो सकती है, फाइन प्लस इम्प्रिजनमेंट, तो दोनों ही जो डिफॉल्ट, अगर कोई कंपनी डिफॉल्ट करती है उसके ऑफिसर डिफॉल्ट करते हैं तो दोनों ही सजाएं उनको मिल सकती है। इज इट क्लियर? तो ये था आपका चैप्टर स्टॉक्स एंड शेयर्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।